हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में अब हम सीखेंगे नाउन के पोजीशन पढ़ रहे थे, यानी कि एपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या अंतर है, कहाँ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है, कहाँ ऑफ का। इस नाउन के पोजीशन को थोड़ा सा समझते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। तो आइए देखते हैं, आपको ना एक छोटा सा हम क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करते हैं, उस क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखा आई लाइक रेखा डांसिंग। आई लाइक रेखा डांसिंग। अब बताइए क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है या गलत है। तो आई होप कि आप तो समझ पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ सेंटेंस गलत है। क्यों, आइए इस बात को समझते हैं। इसके साथ ना एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। अब आप बताने की कोशिश करेंगे क्या ये नीचे जो सेंटेंस लिखे गए हैं, यानी कि बोथ सेंटेंस करेक्ट हैं या रॉन्ग। तो ऊपर वाला तो रॉन्ग है, आपको पता है। नीचे वाले क्या है इसके बारे में आप बताइए। एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ सेंटेंस सही है, पर मैं बताऊं ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब ये बोथ सेंटेंस और रॉन्ग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है। आइए इस बात को समझते हैं। तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जैसे कोई वर्ब आएगा, ठीक, उस वर्ब में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो उसके पहले अगर कोई एक नाउन होगा, क्या नाउन, नाउन अगर कोई उसके पहले नाउन दिखे आपको, तो उस नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाना ना भूलें, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे कि यहां आई लाइक रेखा डांसिंग ना लिखना चाहिए हमें, उसमें उसके जगह हमें लिखना चाहिए था आई लाइक रेखा, और रेखा पे लगेगा एपॉस्ट्रोफी एस, तो हो जाएगा रेखाज डांसिंग। आई लाइक रेखाज डांसिंग, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन समस्या यह है कि इसका यूज कैसे होगा। वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं ना, तो ये दो तरह से काम करते हैं। ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करता है, और दूसरा चीज ये जिरंड का भी काम करता है। जिरंड यानी कि नाउन का काम करता है, ठीक। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा, वर्ब, इनके पहले अगर नाउन आया तो आपने तो एपॉस्ट्रोफी से यूज कर लिया। लेकिन इनके पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा। यानी कि इस रूल को भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये दो रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कमिंग लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। और आपने कौन सा यूज किया है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया, प्रोनाउन का। तो समझ गए होंगे कि यहां मी को काट करके हमें माई करना पड़ेगा। एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, क्या बनेगा, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। अब आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ने में हमें तो ऊपर वाला ही अच्छा लग रहा है कि एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, पर कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है वही एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, वही सबको लगेगा। क्या पता उसे बुरा लगता हो गलत काट दे। इसलिए अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं बोलना है। कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस लॉजिक पे हमें काम करना है। ओके, तो एक्सक्यूज मी कमिंग लेट ना बोल करके आपको बोलना चाहिए एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। और यहां पे कमिंग किस तरह से यूज हो रहा है, एक जिरंड की तरह। अब ना वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये दो तरह से काम करते हैं। पहला चीज कि जिरंड का काम करेगा, दूसरा चीज कि ये पार्टिसिपल का काम करेगा। पार्टिसिपल, कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट। पार्टिसिपल भी कई तरह के होते हैं ना, तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां बात हम कौन से पार्टिसिपल की करने वाले हैं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, वास्तव में ना हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, हम आईएनजी जोड़ते हैं उसके बेस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? बेस फॉर्म में। यानी कि अब कहेंगे सर इससे आप फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसको फर्स्ट फॉर्म के नाम से ही आप समझ पाएंगे, ठीक है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होते हैं। सभी वर्ब के बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं सिवाय एक वर्ब को छोड़कर, बी वर्ब का। ये बी का है, क्या है? बेस फॉर्म है। इसके फर्स्ट फॉर्म में एम और आर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका बी का बस बेस फॉर्म अलग हो जाता है, बाकी जितने भी वर्ब होते हैं उनके बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं। इसलिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, पर वास्तव में आईएनजी जोड़ने का काम बेस फॉर्म में किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे अगर, तो जब वर्ब टॉपिक चलेगा ना उसमें हम बात करेंगे कि बेस फॉर्म क्या होते हैं और फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम ना इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और थोड़ा सा हम पार्टिसिपल के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में, कि पार्टिसिपल क्या होते हैं और जिरंड क्या होते हैं। तभी तो आप समझ पाएंगे कि अगर ये जिरंड के तौर पे यूज होगा, किसकी तरह से? यहां लिखेंगे अगर ये जिरंड के जैसा यूज हुआ ना तब इसके पहले ऐसा किया जाएगा, लेकिन क्या पता ये पार्टिसिपल की तरह यूज हो जाए। जब पार्टिसिपल की तरह यूज हो जाएगा तो उसके पहले ये ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। तो आइए पहले हमें जानना जरूरी है जिरंड और पार्टिसिपल। इसको हम मिटा करके एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और आप इस चीज को देखते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब एक वर्ब आता है, जब एक हम वर्ब यूज करते हैं और उसके फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो उसके पहले जो नाउन आता है ना उस नाउन में एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। आपने फर्स्ट रूल में यही सीखा, आपने सीखा ना? बिल्कुल सीखा। यहां नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ रहे हैं ना, ये एक जिरंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिरंड होना चाहिए। अब कहेंगे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लिखा हुआ वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? तो ये जिरंड तब होगा जब ये नाउन का काम करेगा। किसका? नाउन का काम करेगा। अब नाउन का काम क्या होता है ये आप मुझसे नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि नाउन के 5 काम होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट बनना सेंटेंस में, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट बनना किसी मेन वर्ब का, तीसरा है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, और चौथा क्या होता है? नाउन इन ए पोजीशन के रूप में यूज होना, और पांचवा क्या है? और पांचवा है कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट भी 2 तरह के, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो कंप्लीमेंट भी बन सकता है नाउन। तो इसमें ना 5 तो काम है, लेकिन 2 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद होना बेहद जरूरी है। पहला काम नाउन का होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना। क्या होना? सब्जेक्ट। दूसरा काम होता है किसी नाउन का किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना। यानी कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन रही है सेंटेंस में, इसका मतलब वो नाउन हो गई। क्या हो गई? नाउन। अगर वो नाउन हो गई तो उसे हम जिरंड कहेंगे। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़े और वो नाउन का काम करे तो उसे हम जिरंड नाम देते हैं। क्या? जिरंड। वैसा ही अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़े और वर्ब की वो जो आईएनजी फॉर्म है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए, इसका मतलब वो नाउन का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट बन गई यानी कि वो नाउन हो गई, और नाउन हो गई तो यानी कि वो जिरंड हो गई। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं और वही नाउन का काम करे तो उसे जिरंड कह देते हैं। ठीक। और पार्टिसिपल किसे कहते हैं? आइए इसको समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर काम करे किस चीज का? वर्ब का।
या काम करे एडजेक्टिव का। ठीक है, इसको ना ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं। ये दो काम करे सेंटेंस में जाने के बाद, पहला चीज कि ये वर्ब का करे या दूसरा चीज एडजेक्टिव का काम करे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब का काम किया या एडजेक्टिव का, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी काम किया, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब कहेंगे जब वो आईएनजी फॉर्म जाकर सेंटेंस में वर्ब का काम करे या जाकर एडजेक्टिव का काम करे। अब कहेंगे सर ऐसे तो बता दिए, हम भी समझ लिए, लेकिन इन पे एक एक एग्जाम्पल हो जाते तो और बेहतर से हम समझ पाते। तो आइए एक एक एग्जाम्पल हो जाए। बिल्कुल, जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा यहां प्लेइंग इज यूजफुल। प्लेइंग इज यूजफुल मीन्स खेलना लाभदायक है। प्लेइंग इज यूजफुल मीन्स क्या होता है, खेलना लाभदायक है। अब इस इज का सब्जेक्ट किधर है, आपने बोला सर इज का सब्जेक्ट जो है ये प्लेइंग है, मतलब व्हाट इज यूजफुल, आपने बोला सर प्लेइंग इज यूजफुल। व्हाट इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल। आपको पता है व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि व्हाट का रिप्लाई है हमारा क्या होता है, नाउन। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होना एक नाउन का काम होता है, यानी कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये नाउन का काम कर रही है। वैसे व्हाट का रिप्लाई है तो भी बोल सकते हैं नाउन है। व्हाट इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल। तो इस प्लेइंग को हम बोल सकते हैं ये एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है यहां। ठीक, तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए, नाउन का काम कर रही है ना, कैसे, क्यों, क्योंकि इस वर्ब का इज का ये सब्जेक्ट है, इस इज का ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तो इसका मतलब नाउन का काम कर रहा है। मतलब ये वर्ब अगर ये नाउन का काम किया तो इसे हम जिरंड कहेंगे, यानी कि इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या हम जिरंड कह सकते हैं। तो आपने बोला हाँ सर कह सकते हैं। मैंने पूछा कैसे कह सकते हैं, आपने बोला क्योंकि सर ये जो आईएनजी फॉर्म है ना ये काम नाउन की कर रही है। कैसे पता नाउन का, क्योंकि नाउन का काम हमें पता है सब्जेक्ट बनना, ये सब्जेक्ट ही तो है इस मेन वर्ब का यहाँ पे, और ये मेन वर्ब है, इसे हेल्पिंग वर्ब आप नहीं कह सकते। क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, इन सारी चीजों को हम वर्ब टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात तभी नाउन की कर रहे हैं, किसकी, नाउन की, जिसलिए आपको ये छोड़ दे रहे हैं वर्ब टॉपिक के लिए। तो समझ पाए यहाँ पे कि प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्या है, यहाँ पे जिरंड है। आइए आगे लिखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी ने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब आप बताइए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे यूज हुआ है। तो आपने बोला सर ये एक वर्ब का काम कर रहा है। यहां पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पे किसी एक्शन को बता रहा है जिसकी वजह से यहां पे ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। और जब ये वर्ब की तरह से यूज कर लिया गया तो इसे हम क्या नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देंगे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ओके, चलिए, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट में प्लेइंग क्या है, पार्टिसिपल। कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लेइंग इज यूजफुल में प्लेइंग क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, जिसकी वजह से नाउन का काम हो गया, और नाउन का काम हुआ तो इसे हम बोलेंगे जिरंड। जिरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या, समझ पा रहे हैं। आइए थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैं नीचे ही लिखूं क्या, इसको ना हम मिटा देते हैं, फिर एग्जाम्पल इसको मिटाते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद हम इस एग्जाम्पल को और ऊपर फिर यहीं पे लिख देते हैं। देखिए आपने तो समझ लिया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है, लेकिन वर्ब ऑब्जेक्ट का काम कैसे करती है, आइए ऑब्जेक्ट पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई लाइक प्लेइंग, मैं लाइक करता हूं क्या, प्लेइंग। आई लाइक व्हाट, आई लाइक मतलब मैं लाइक करता हूं, व्हाट क्या लाइक करता हूं, आपने बोला सर प्लेइंग लाइक करते हैं। आई लाइक व्हाट, प्लेइंग। इसका मतलब क्या कि प्लेइंग व्हाट का रिप्लाई हुआ। जब अगर ये व्हाट का रिप्लाई हुआ तो इसका मतलब कि ये एक नाउन हुआ।
और जब ये नाउन हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब ये नाउन हो गया तो इसे हम जिरंड कह देंगे। तो कैसे पता ये नाउन है, आप बोलेंगे सर व्हाट का रिप्लाई है। दूसरा मेथड क्या है कि ये है हमारा मेन वर्ब है ना, फिर इस मेन वर्ब का ये क्या है आई, आपने बोला सर ये सब्जेक्ट, तो इसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट किधर है, आपने बोला सर ये प्लेइंग ही तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आई लाइक प्लेइंग, ये प्लेइंग ही क्या है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इसे हम बोलेंगे क्या कि ये नाउन है। अगर ये नाउन हुआ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो इसे भी हम जिरंड कहेंगे। तो यहाँ प्लेइंग क्या हुआ, जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप बोलेंगे जिरंड, क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। समझ पा रहे हैं। तो आई लाइक प्लेइंग में प्लेइंग क्या है, जिरंड है, और आई एम प्लेइंग क्रिकेट जो लिखे थे, प्लेइंग क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। क्लियर है। आइए और एक चीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब उसमें आप बताएंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है। आई सा हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा। आई सा हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा। आई सा हिम प्लेइंग। अब बताइए आई सा मैंने देखा, आई सब्जेक्ट है, सा एक वर्ब है, और हिम क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और प्लेइंग यहां पे यूज हुआ है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या यूज हुआ है, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। ठीक है। देखिए आई सा हिम, मैंने उसको देखा, जब मैंने उसको देखा तो क्या कर रहा था, प्लेइंग मतलब खेल रहा था, उस टाइम पे वो काम ये कर रहा था, यानी कि इसके इस काम को बताया गया है, यानी कि हिम वो क्या कर रहा था, प्लेइंग खेल रहा था। तो ये एक्शन को दिखाया, जब ये एक्शन को दिखाया तो इसका मतलब ये वर्ब हुआ, क्या हुआ, वर्ब हुआ। यहां जिरंड नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई सा हिम व्हाट, नहीं, व्हाट का रिप्लाई ही नहीं बन रहा है, क्या करते हुए देखा, प्लेइंग खेलते हुए मैंने देखा। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं आई सा हिम व्हाइल ही वाज प्लेइंग, मैंने उसको देखा जबकि वो खेल रहा था, यानी कि जब वो खेल रहा था उस टाइम पे मैंने उसको देखा। तो इसका मतलब ये इस एक्शन को कर रहा था, तो ये एक्शन हुआ, जब एक्शन हुआ तो वर्ब कहेंगे, जब वर्ब कहेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, क्योंकि जब वर्ब हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ ना। इसका मतलब इसे जिरंड नहीं कह सकते। अगर ये जिरंड हो गया होता, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये जिरंड हो गया होता तो यहां हिम गलत हो जाता। अगर ये जिरंड हो गया होता तो यहां हिम गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जिरंड होता तो एक नाउन और यहां पे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक नाउन और दूसरा नाउन एक साथ नहीं आ सकते। जैसे क्या आप ऐसा लिखेंगे क्या, राम पेन, राम की कलम, आप कहेंगे सर राम भी एक नाउन, पेन भी एक नाउन, दो नाउन एक साथ नहीं लिखे जा सकते, दो नाउन एक साथ नहीं लिखे जा सकते। फर्स्ट वाले नाउन के ऊपर यूज करना पड़ेगा एपस्ट्रोफिएस, यानी बोलेंगे राम्स पेन, राम की कलम। वैसे ही जब ये जिरंड बनता है तो ये नाउन हो जाता है, और इधर भी एक नाउन और इधर भी एक नाउन, तो एक साथ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसकी तरह। तो पहले वाले पे एपस्ट्रोफिएस यूज करते हैं तो हो जाता है राम्स पेन, यानी कि राम की कलम। तो वैसे इस नाउन पे एपस्ट्रोफिएस लगा लेते हैं तो इस नाउन की पोजीशन बन जाती है। समझ रहे हैं। तो वैसे ही अगर ये नाउन बन गया यानी कि जिरंड बना, तब यहां एपस्ट्रोफिएस यूज करेंगे, लेकिन यहां तो पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या आप मेरी बातें यहां तक समझ पा रहे हैं ना? आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे यहां तक, ठीक है, समझ रहे होंगे। वैसे ही अगर मैं बोल दूंगा आई लाइक, मैं लाइक करता हूं, तो क्या करते होंगे, कुछ तो लाइक करते होंगे, तो इधर व्हाट का रिप्लाई की जरूरत है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है, यानी कि एक नाउन की जरूरत है। तो आई लाइक राम्स प्लेइंग, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आई लाइक, यहां रेखा लिखे थे ना, तो रेखाज ऐसा करना पड़ेगा, आई लाइक रेखाज डांसिंग, मैं रेखा के डांसिंग को लाइक करता हूं। तो यहां पे ये है जिरंड
और जिरंड का मतलब नाउन, और नाउन के साथ एक और नाउन, तो फर्स्ट वाले नाउन पे आईएनजी बोल रहे हैं, एपस्ट्रॉफी एस, क्या एपस्ट्रॉफी एस। तो आई लाइक रेखाज डांसिंग। क्या समझ पाए? ऐसा ही बिल्कुल ये था। एक्सक्यूज मी नहीं होगा, क्योंकि यहां कमिंग आया है कैसे, जिरंड के जैसे। तो एक्सक्यूज मी ना बोलकर आप बोलेंगे एक्सक्यूज माई। जैसे माई पेन, माई बुक लिखते हैं, नाउन लिखते हैं ना इसके बाद, तो ये नाउन बन गया है ना, जिरंड बना। तो एक्सक्यूज मी नहीं बल्कि माई बोलेंगे, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। क्या आप बातें समझ पा रहे हैं? आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस चीज को अब यहां से हम मिटाते हैं। आपने समझ लिया कि एपस्ट्रॉफी एस के पहले, मतलब अगर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो जिरंड का काम करे तो उसके पहले एपस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, और नाउन अगर आया तो, नाउन नहीं आया तो इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड ना होकर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ तो इसके पहले आप वर्ब पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, और ना ही उस नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा आई सा राम प्लेइंग, मैंने राम को खेलते हुए देखा। आई सा राम प्लेइंग, मैंने राम को खेलते हुए देखा, मैंने राम को इस काम को करते हुए देखा, यानी कि जो राम था वो इस काम को कर रहा था, तो ये एक्शन बताने लगा। अगर आप यहां एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो गलत हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? यहां मत लगाइएगा ऐसे कि नहीं एपस्ट्रॉफी एस होगा, गलत। तो इसमें थोड़ी सी सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आई सा राम प्लेइंग गलत हो जाएगा, आई सा राम प्लेइंग सही हो जाएगा, आई सा राम्स प्लेइंग गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ पाएंगे कि एक्सक्यूज मी कमिंग लेट नहीं, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, आई फाउंड, अब बताएंगे हिम होगा या हिज लॉकिंग अप द डोर, डोर मीन्स दरवाजा। आई फाउंड हिम, मैंने उन्हें पाया, या आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर, मतलब मैंने उसे दरवाजा को लॉक करते हुए पाया। जैसे मैंने उसके घर गया तो मुझे मिल गया, कैसे मिला, दरवाजा को लॉक करते हुए, यानी कि जब मैंने उसे देखा तो दरवाजा को लॉक कर रहा था। तो इसका मतलब कि ये एक एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्शन। जब ये एक्शन बता रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब हुआ। जब ये वर्ब हुआ यानी कि जिरंड हो नहीं सकता, जब वर्ब हुआ तो ये जिरंड हो नहीं सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, तो ये हिज यहां से गायब, हिम ही सही होगा। अगर आप सिर्फ रटे होंगे क्या कि वर्ब में आईएनजी दिखा तो उसके पहले हिम नहीं बल्कि हिज आता है, तो आप बिल्कुल गलत कर जाएंगे। यहां पे इसको आपको समझने की जरूरत है। समझ गए होंगे आप। चलिए इस चीज पे अब ज्यादा टाइम न नष्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ते हैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन। क्या पढ़ेंगे? सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे, यहां अब हेडिंग बनाएंगे सम कंफ्यूजिंग नाउन, या नाउन्स करेंगे, ज्यादा नाउन्स आएंगे ना, सम कंफ्यूजिंग नाउन्स, ऐसा आप हेडिंग लिखेंगे। और जिनमें एक पहला आप वर्ड यहां लेंगे जिसे हम बोलेंगे अब्यूज। क्या लेंगे? अब्यूज, ABUSE, अब्यूज। अब इस नाउन को समझते हैं, ये कंफ्यूजन हमें करता है। आप कहेंगे सर हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं करता। आपको नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता, सबको कंफ्यूजन करता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो क्या जाती है। कंफ्यूजन ये हो जाती है कि अब्यूज जो होता है ना, ये एक वर्ब होता है। क्या होता है? ये एक वर्ब होता है। और जब अब्यूज एक वर्ब होता है तो अब्यूज की मीनिंग जो निकलती होती है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। मतलब अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। जैसे किसी को कोई गाली देता है, जैसे मैं बोलूंगा ही अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देता है। ही अब्यूजेज
मी, वह मुझे क्या करता है, गाली देता है। ये एक वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि वर्ब के प्लेस पे आया। ये है सब्जेक्ट का प्लेस, ये है ऑब्जेक्ट का प्लेस और ये वर्ब का प्लेस, तो ये एक वर्ब हुआ। ठीक, तो कहेंगे सर इसमें कौन सी कंफ्यूजन है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आगे देखते रहिए, कंफ्यूजन आ जाएगी। देखिए आइए इस चीज को समझते हैं। अब ना यहां पे आप समझेंगे कि ये जो एब्यूज है ना, इसी में समझाते हैं। चलिए यहां अलग ही लिख लीजिए। एब्यूज जो है ना, ये आपने समझा ये एक वर्ब होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ब एब्यूज एक नाउन भी होता है। एब्यूज एक नाउन भी होता है। अब जब ये नाउन हुआ तो कंफ्यूजन शुरू, जब तक वर्ब रहा कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे ये नाउन हुआ कंफ्यूजन शुरू। तब कौन सा कंफ्यूजन शुरू? तो एब्यूज एक नाउन होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है? एब्यूज मीन्स गालियां होती हैं। क्या होती हैं? गालियां। मतलब अब खुद ही लग रहा है कि गालियां हैं, हो जाता है किसी ने किसी को गाली दी, तो गालियां क्या हो गई? ये खुद ही अपने आप में प्लूरल लग रही है। तो क्या इसका आप प्लूरल कर पाएंगे? एब्यूजेज, ऐसा ABUSES, तो आप बोले सर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद ही प्लूरल सेंस दे रहा है। जैसे आएगा कि आपके भाई ने मेरे ऊपर गालियों की बरसात कर दी। जैसे आइए देखते हैं, इस चीज को लिखेंगे कि योर ब्रदर, क्या लिखेंगे? योर ब्रदर सावर्ड, योर ब्रदर सावर्ड एब्यूज ऑन मी। योर ब्रदर, आपके भाई ने सावर्ड मतलब बौछार की, किसकी? अब्यूज मीन्स गालियों की, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। आपके भाई ने मेरे ऊपर गालियों की बौछार की या वर्षा की। ठीक है, अब यहां एब्यूज मीन्स गालियां, खुद ही प्लूरल है। पर कहेंगे सर क्या इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसका ये प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी प्लूरल करने पे इसकी मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज, अलग हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए इसी को मैं प्लूरल कर रहा हूं, जैसे योर ब्रदर मतलब आपके भाई ने क्या की? सावर्ड। अब मान लीजिए मैंने इसको प्लूरल किया, एब्यूजेस ऑन मी, तब इस एब्यूजेस का मतलब ना बुराइयों से मतलब है। क्या हो जाएगा? बुराइयां, बुराइयां। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं आपको हिंदी में। तो बोलेंगे योर ब्रदर सावर्ड एब्यूजेस ऑन मी, आपके भाई ने मेरे ऊपर बुराइयों की बरसात की, मतलब मैंने बहुत ज्यादा बुराइयां की। यहां पे मुझे गालियों की मेरे ऊपर क्या की? वर्षा की। यहां पे मेरे ऊपर बुराइयों की वर्षा की। तो आप समझ रहे हैं कि एब्यूज एक नाउन के तौर पर यूज होगा, तो इसका प्लूरल आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्लूरल किए तो एक नया वर्ड बन गया जिसकी मीनिंग अलग हो जाती है इस मीनिंग से। इसकी मीनिंग हो गई गालियां और एब्यूजेस की मीनिंग हो गई बुराइयां। अब आप समझ रहे होंगे कि हाँ सर जरूर कंफ्यूजन था इसमें, अब शायद आपके कंफ्यूजन दूर हो रहे होंगे। तो इसी के साथ साथ मैं सोच रहा हूं एक और एग्जांपल इस पे लिख दिया जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। जैसे मैं इस सबको मिटा के यहीं पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एग्जांपल्स देखेंगे उसको। तो जैसा मैं बोलूंगा देयर आर मेनी एब्यूजेस इन सोसाइटी, देयर आर मेनी एब्यूजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में समाज, बोलेंगे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं या बहुत सारी गालियां हैं। अब बताइए खुद ही क्या सही होगा? तो देयर आर मेनी एब्यूजेज या एब्यूज, तो एब्यूज के पहले मैंने नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां तो है नहीं, बहुत सारी गालियां तो है नहीं, बुराइयां हैं। तो देयर आर मेनी एब्यूजेज, तो यहाँ पे एब्यूजेज मीन्स बुराइयां, क्या हो जाएंगे? बुराइयां। ठीक है, तो बहुत सारी बुराइयां हैं कहाँ? समाज में। तो देयर आर मेनी एब्यूजेज इन सोसाइटी,
ठीक है, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो आप अब इस अब्यूज वर्ड को समझ पाए होंगे कि ये एक वर्ब भी होता है, लेकिन जब तक ये वर्ब रहा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। जैसे ये नाउन बनने की कोशिश किया कंफ्यूजन शुरू हो गया, लेकिन शायद अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप इस बात को समझ पाए होंगे और इस कंफ्यूजन से आप बच पाएंगे कि एब्यूज क्या होंगे। और एब्यूज एक नाउन होगा तो क्या इसका मतलब होगा, तो एब्यूज अगर एक वर्ब हुआ तो इसका मतलब गाली देना। एब्यूज अगर एक नाउन हुआ तो इसका मतलब बुरा गालियां, एब्यूज मीन्स गालियां। लेकिन जैसे ही एब्यूजेस मैंने किया तो इसका मतलब बुराइयां, ठीक है ना, बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में, ठीक है। देयर आर मेनी एब्यूजेस इन सोसाइटी। तो आई होप कि एब्यूज वर्ड से जो रिलेटेड कंफ्यूजन था आप इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां हम बात कर रहे हैं सम कंफ्यूजिंग नाउन्स पे, यानी कुछ ऐसे नाउन्स है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिनमें पहला वर्ड आपके सामने आया था एब्यूज। अब इस एब्यूज को आप समझ पाए होंगे। आइए इस चीज को अब हम ना क्या करते हैं, मिटाते हैं और मिटा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एब्यूज से रिलेटेड तो आपको शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। आइए ना अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला वर्ड है वो क्या हो सकता है, अगला वर्ड हो सकता है आपका हॉर्स। किसको ले लेते हैं, हॉर्स। अब कहेंगे सर हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, बिल्कुल है। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है तो क्या बनाएंगे, द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। क्या बोलेंगे, द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं, घोड़े की बात हो रही है। लिख दो, चलिए लिख देते हैं, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है। द क्यों इसके पहले यूज हुआ है, जिसकी चर्चा हम आर्टिकल्स नाम के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको ऐसे मानिए क्या लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर हॉर्स की बात हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा हम आर्टिकल्स में करें तो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा बेटर नहीं, बेटर होगा, ठीक है। द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। आइए हम ना एक चीज और समझते हैं। जैसे मैं बोलूंगा द होल आर्मी, द होल आर्मी मतलब पूरी जो सेना थी, ठीक है। कौन कौन सी सेना की बात कर रहे हैं, पैदल सेना, यानी कि फुट मीन्स पैदल। द होल आर्मी फुट एंड हॉर्स मतलब कौन सी सेना की बात हो रही है, फुट मतलब पैदल सेना, हॉर्स मीन्स घुड़सवार सेना, यानी घुड़सवार फौज बोल सकते हैं। तो पैदल वाली फौज और घुड़सवार वाली फौज, तो इसको बोलेंगे घुड़सवार फौज। यानी कि द होल आर्मी, जो पूरी आर्मी थी, कौन, फुट एंड हॉर्स। अब ये तो प्लूरल है, वर डिफटेड हरा दी गई, इन द बैटल मतलब लड़ाई के मैदान में। यानी कि लड़ाई में होल आर्मी मतलब पूरी जो सेना थी वो हार गई। कौन कौन सी सेना थी, फुट पैदल सेना, हॉर्स घुड़सवार सेना। यानी कि हॉर्स का यूज ना एक घुड़सवार सेना या घुड़सवार फौज के रूप में भी किया जाता है। तो हॉर्स से भी कंफ्यूजन हो सकते थे आपको, ये दो तरह के अर्थ देते हैं, घोड़ा और घुड़सवार फौज। तो यहां बात रही द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है। अब ऐसा बोलेंगे कि द हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड, नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि घुड़सवार फौज रोड पे दौड़ रही है, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन आपको नॉर्मल सोचना है, अपने तरफ से सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लगा के चलना, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से देखना इसको। वरना आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और एग्जांपल लिख देते हैं, द हॉर्स। अब आप बताएंगे कि घोड़ा होगा या घोड़सवार फौज की बात होगी। तो द हॉर्स केम लेम
इन द लेफ्ट फुट, इन द लेफ्ट फुट, लेफ्ट फुट, फुट। और ये इस चीज को समझ लीजिए। अब खुद बताइए कि यहाँ हॉर्स का मतलब क्या है। द हॉर्स मीन्स, यहाँ द हॉर्स मीन्स क्या है? घोड़ा है। आप बोलेंगे कि सर घुड़सवार फौज भी तो हो सकती है, सड़क पे दौड़ रही है। नहीं, देखिए आइए, तो द हॉर्स बिकेम लेम, यानी कि घोड़ा क्या हो गया? लेम मीन्स लंगड़ा हो गया। कौन से पैर से? इन द लेफ्ट फुट, मतलब लेफ्ट फुट मीन्स बाएं पैर से, यानी कि बाएं पैर से घोड़े ने क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं कि द हॉर्स बिकेम लेफ्ट इन वन फुट, मतलब एक पैर से वो लंगड़ा हो गया, एक पैर से लंगड़ा हो गया। तो यानी कि यहाँ लंगड़ा कौन हो सकता है? घोड़ा हो सकता है या घुड़सवार फौज हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ जो हॉर्स है ना वो घोड़े को बता रहा है, घोड़ा हो सकता है, घुड़सवार फौज नहीं हो सकती। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि हॉर्स से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन था कि हॉर्स की दो मीनिंग होती है। हॉर्स की मीनिंग पहली घोड़ा, जो सबको पता है। हॉर्स की दूसरी मीनिंग जो घुड़सवार फौज, जो किसी किसी को पता है। आइए, तो यहां तक आप समझ पाए। अब इस चीज को हम इरेज करते हुए अगले वर्ड की तरफ बैठते हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जो हमारा अगला वर्ड आता है, जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं, वो वर्ड क्या हो सकता है? तो हो सकता है लाइट। क्या हो सकता है? लाइट। लाइट समझते हैं? नहीं समझते हैं? फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे लाइट। लाइट नाम का एक चैप्टर आता है। लाइट मीन्स रोशनी, प्रकाश, रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी होती है, तो रोशनी किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, पर वो नहीं समझेंगे आप। लाइट मीन्स प्रकाश को समझेंगे, जैसे LIGHT। तो लाइट मीन्स रोशनी आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो रोशनी कौन है? कोई लड़की नहीं। लाइट मीन्स रोशनी, यानी कि वो कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, पर वो लड़की नहीं है। लाइट मीन्स रोशनी, यानी कि प्रकाश की बात कर रहे हैं। किस चीज की? प्रकाश की। ठीक है। अब जैसे बोलेंगे सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य हमें क्या करता है? प्रकाश देता है। तो बोलेंगे द सन। अब द क्यों लगा, इसको हम बताए हैं कि आर्टिकल्स में देखेंगे। द सन गिव्स अस लाइट। सूर्य हमें क्या देती है? लाइट, यानी कि रोशनी देती है, प्रकाश देता है। सूर्य से हमें रोशनी मिलता है, प्रकाश मिलता है। ऐसा भी बोल सकते हैं द मून। मून मीन्स चंद्रमा। बात किसकी कर लेंगे? चंद्रमा की कर लेते हैं। क्या मून के पास लाइट होती है? द मून हैज नो लाइट। मून के पास कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई रोशनी नहीं होता है। वाई? बोले कि बिकॉज द मून इज नॉट अ स्टार। क्योंकि जो मून होता है वो कोई स्टार नहीं होता है। स्टार नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके पास उसकी कोई लाइट नहीं होती है। तब आप पूछेंगे सर क्या जो स्टार होते हैं उसके पास लाइट होती है? तभी तो रात को चमकते हैं। आप कहेंगे सर रात को तो चांद भी चमकता है ना, तो उसके पास लाइट क्यों नहीं होती है? लाइट जो होती है चांद के पास नहीं होती है, लेकिन सूर्य की जो लाइट आती है जिसकी वजह से वो चमकता है, यानी कि सूर्य की लाइट आकर उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, चांद चमकता है। तो कहेंगे सर तारे क्यों नहीं चमकते दिन में? तारे इतने दूर हैं, उनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन इतने हमसे दूर हैं कि वो दिन में देखे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास में हम उनसे पास कौन है? सन, सूर्य है। तो सूर्य की लाइट की वजह से वो नहीं दिख पाते हैं, लेकिन उनकी भी लाइट होती है तारों के पास। और सूर्य जो होता है वो भी एक लाइट क्या होता है? स्टार होता है। तो बोल सकते हैं द सन हैज लाइट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्टार, क्योंकि यह क्या होता है? स्टार होता है। द मून हैज नो लाइट बिकॉज द मून इज नॉट अ स्टार। और एक चीज और है, यहां पे आपने लिखा द मून और यहां पे आपने लिखा
द मून। तो 2 बार तो नाउन रिपीट नहीं कर सकते। अब इसको सही कीजिए, कैसे होगा? तो अब इसको सही करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि नाउन जो होते हैं उनको हम रिपीट करके नहीं लिख सकते सेम नाउन को। तो यहां पे आप मून के लिए इट का यूज करेंगे। किस चीज का? इट का। क्योंकि ये कोई लड़का तो है नहीं कि ही लगा देंगे, लड़की तो है नहीं कि सी लगा देंगे। पर पर्सनिफिकेशन अगर किया जाए तो मून को हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है ना। इस मून को हम किस जेंडर में रखते हैं? फेमिनिन जेंडर में, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाती है। अब कहेंगे सर स्त्रीलिंग कैसे हो जाती है? चांद मून, मून मतलब होता है चांद, और चांद तो हमारे मामा होते हैं। पर आपको मामा होते हैं, जब आप छोटे थे तो मामा होते हैं। जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी मम्मी कहती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। अब मामा हो जाएंगे तो चांद सी दुल्हन क्यों लाएंगे? क्योंकि चांद जो होते हैं सुंदरता के प्रतीक होते हैं, और जो चीज सुंदरता के प्रतीक होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं? तो उन्हें हम मानते हैं, क्या मानते हैं? उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में मानते हैं जब इसका पर्सनिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका पर्सनिफिकेशन, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी जब पर्सनिफिकेशन की जाएगी तो उसे लिविंग मान लिया जाता है। और जब लिविंग मान लिया जाता है तो वो फेमिनिन या मैस्कुलिन हो सकते हैं। जैसे सन होता है स्ट्रेंथ की, वार्म उसके अंदर होता है, गर्म होती है, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। जो मून होता है सुंदरता का, ब्यूटी का प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो जो सुंदरता का, ब्यूटी का, रिप्रोडक्शन का, ठीक है, प्रतीक हो, जिसके अंदर इमोशंस हो, इन सबको क्या मानते हैं हम? इन सबको हम मानते हैं फेमिनिन जेंडर। जो ताकत का प्रतीक हो, स्ट्रेंथ हो, जिसके अंदर एंगर हो, क्रोध हो, इमोशंस ना हो, कोल्ड हो, ठीक है ना, इन सबको हम क्या मानते हैं? फेमिनिन, मैस्कुलिन मानते हैं। चलिए उसकी चर्चा बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो द मून हैज नो लाइट बिकॉज इट इज नॉट अ स्टार, क्योंकि कोई स्टार नहीं है जिसके पास लाइट होगी। तो यहां से आपने एक जीके का प्रश्न भी समझ लिए होंगे, और जीके का वैसे नहीं है, मतलब जीके का ही बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न कहां से आप समझ सकते हैं? सोशल साइंस से, कि जो स्टार होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, वो अपने लाइट से जलते हैं। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि मून एक स्टार होता है? नहीं। सन क्या कोई स्टार है? बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे लाइट की 2 मीनिंग समझ पाए, 2 तो नहीं, अभी तो एक ही मीनिंग समझे, रोशनी या प्रकाश। क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है जो सूर्य से हमें मिलती है, चंद्रमा से कोई हमें रोशनी नहीं मिलती, क्योंकि चंद्रमा के पास कोई लाइट नहीं होती है, ये स्टार होता ही नहीं है। ये सूर्य के पास से जो लाइट जाती है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमकता नजर आता है। तो आइए अब यहां तक समझ लिए। अब ना एक और एग्जांपल समझते हैं लाइट से ही रिलेटेड। अगर मैंने आपसे कहा प्लीज, मतलब कृपया, गिव मी अ लाइट, कृपया मुझे एक लाइट दीजिए। अब लाइट का मतलब लैंप से है, तो लाइट की मीनिंग यहां किससे है? लैंप। लैंप समझते हैं? तो यहां पे लाइट का मतलब लैंप से है कि प्लीज गिव मी अ लाइट, कृपया मुझे एक लैंप दीजिए, लैंप लाइए, ठीक है ना, ताकि अंधेरे में उजाला, रूम में उजाला हो सके। तो प्लीज गिव मी अ लाइट सो दैट आई कैन रीड दिस न्यूज़पेपर। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, रात को पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे प्लीज गिव मी अ लाइट सो दैट आई कैन रीड दिस न्यूज़पेपर, ताकि मैं इस न्यूज़पेपर को पढ़ सकूं। यहां पे लाइट का मतलब मैं लैंप मांग रहा हूं। लैंप समझ पा रहे होंगे। तो लाइट की 2 मीनिंग समझ गए। लाइट का मतलब रोशनी या प्रकाश। लाइट की जो दूसरी मीनिंग है वो होती है लैंप। नहीं बोलते यार मुझे एक लाइट की जरूरत है, मुझे लाइट दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो लाइट की 2 मीनिंग समझ गए। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ऑल द लाइट्स वर ऑफ, सभी लाइटें ऑफ थी। किसमें की? उस रूम की। ऑल द लाइट्स वर ऑफ इन दैट रूम, उस रूम की सभी लाइट ऑफ थी जब मैंने गया, पर अचानक पता नहीं कहां से जल गई। क्या भूत आ गया क्या उसमें कि जल गई? नहीं, किसी ने जला दिया होगा। भूत कैसे आ सकते हैं? तो ऑल द लाइट्स वर ऑफ, सभी लाइट क्या थी? ऑफ, मतलब बुझी हुई थी। तो लाइट्स का मतलब यहां बत्ती से मतलब कि सारी बत्तियां जो रूम की थी बुझी हुई थी। तो यहां लाइट्स की एक और मीनिंग आप समझ गए, बत्तियां। कैसे लिखते हैं? ऐसे ना, बत्तियां। सभी जो लाइट्स थी वो बुझी हुई थी।
तो अब लाइट जो वर्ड है, इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है शायद आपको अब नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहां पे 3 वर्ड का काम किया। पहला मैंने बात की किस चीज की, तो पहला मैंने वर्ड की जो बात की थी वो एब्यूज की थी। तो एब्यूज वर्ड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अब तो शायद नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या लाइट से इसके पहले मैंने बात किया था हॉर्स से। हॉर्स की भी 2 मीनिंग मैंने बताया, हॉर्स मीन्स घोड़ा और हॉर्स मीन्स घुड़सवार फौज, दोनों हो सकते हैं। तो किस तरह से इसकी मीनिंग क्या बनेगी आप शायद समझ पाएंगे हॉर्स से रिलेटेड। और बात करते हैं अब लाइट की। तो लाइट से भी 3 मीनिंग आपको मैंने बताया। अब लाइट वर्ड से जो रिलेटेड है वो शायद अब आपके सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको अब इरेज करते हुए हम आगे की तरफ बस एक और वर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद से हम आज का टॉपिक यहीं पे ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वीडियो होती जा रही है और आप उतना मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। अब ना एक कंफ्यूजिंग वर्ड में एक जो हमारा अगला वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं पीपल। क्या बोलते हैं? पीपल। आप क्या इसे पीपल तो नहीं ना पढ़ते हैं? नहीं। एक चीज आपको बता दूं, बात अगर ओल्ड इंग्लिश की कर लूं तो इसे हम टेबल नहीं टेबल बोलते थे। बात अगर ओल्ड इंग्लिश की कर लूं तो इसे एबल नहीं एबुल पढ़ते थे। बात अगर ओल्ड इंग्लिश की कर लूं तो इसे एप्पल नहीं एप्पल कहते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे बात कर लूं PEOPLE ओल्ड इंग्लिश में, तो इसे पीपल नहीं पीपुल कहते थे। तो अगर ओल्ड इंग्लिश में आप जाएंगे तो इन्हें टेबल एबुल एप्पल पीपुल ऐसे बोला जाता था, जो कि आज के टाइम पे वो बोलना गलत है और गलत साउंड भी करता है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो आप इसे टेबल नहीं टेबल बोलेंगे, इसे एबुल नहीं एबल बोलेंगे, इसे एप्पल नहीं एप्पल नहीं एप्पल बोलेंगे, ठीक है। इसे पीपुल नहीं पीपल बोलेंगे। तब बताइए ये क्या है, पीपुल या पीपल? आप बोलेंगे सर पीपल है। क्या बोलेंगे? पीपल, ठीक है। अब कहेंगे सर पीपल वर्ड से क्या कंफ्यूजन हो सकता है? पीपल मीन्स लोग, मुझे तो पता ही है। बिल्कुल आपको पता है, मैं कहां कह रहा आपको नहीं पता। तब कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इससे कंफ्यूजन है? आइए इस चीज को हम देखते हैं आखिरकार कंफ्यूजन है या नहीं है। तो पीपल की 2 मीनिंग होती है, ठीक है। पीपल की 2 मीनिंग हो जाती है। एक मीनिंग हो जाती है लोग। लोग समझते हैं, लोग में एक रहेंगे या एक से ज्यादा? तो एक से ज्यादा। उस सेंस में ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। तो क्या इसका सिंगुलर बना सकते हैं? कहेंगे सर थोड़ी ना बनेगा सिंगुलर। मतलब ध्यान से सुनेंगे, PEOPLE जो पीपल वर्ड है इसको हम खुद ही प्लूरल नाउन के तौर पे यूज करते हैं। इसका सिंगुलर कहां से बनाएंगे? एस भी नहीं लगा के हटाकर बनाते, यानी कि इसका सिंगुलर नॉट पॉसिबल। इसका सिंगुलर नॉट पॉसिबल। यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पीपल प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कहेंगे सर क्या इसको हम फिर से प्लूरल बना सकते हैं? PEOPLES। मैं कहा ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि खुद ही ऑलरेडी प्लूरल है, तो फिर से प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है? जब ये आपको दिख ही रहा है कि प्लूरल की मीनिंग दे रहा है, तो फिर पीपल्स लिखने की क्या जरूरत है? तो कंफ्यूजन है ना। कहेंगे सर इसमें कौन सी कंफ्यूजन है? तो यानी कि जब पीपल की मीनिंग लोग होगी तो उस सेंस में ऑलरेडी प्लूरल होता है, इनमें एस जोड़ करके फिर से इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते और इसे सिंगुलर भी नहीं बना सकते क्योंकि सिंगुलर होता ही नहीं है। कहेंगे ठीक है सर, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है वो नेशन होती है। नेशन मीन्स राष्ट्र होता है। राष्ट्र समझते होंगे आप, ठीक है। तो जब ना पीपल का मीनिंग राष्ट्र होता है, उस सेंस में हम ना इस पीपल को, किसको? पीपल को क्या मानते हैं? काउंटेबल नाउन मानते हैं। कौन से नाउन? काउंटेबल नाउन। और जब इसे हम काउंटेबल नाउन मान लिए तो आप समझ जाएंगे कि सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। मतलब इसका सिंगुलर भी पॉसिबल, प्लूरल भी पॉसिबल।
अब कहेंगे सर यहाँ काउंटेबल नहीं मानते हैं क्या, यहाँ ज्यादा हैं तो सबको प्लूरल जैसा ही सेंस दे दिया गया, तो काउंट तो कर ही नहीं सकते, ज्यादा लोग हैं, तो एक तरह से कलेक्टिव नाउन जैसा आता है, कलेक्टिव नाउन में प्लूरल सेंस देता है, ठीक है। कॉमन भी हो सकता है, कलेक्टिव दोनों में आएंगे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी। अब बोलेंगे सर जब एक राष्ट्र की बात करेंगे तो सिंगुलर, और उस सेंस में इसके पहले पीपल के पहले अ पीपल भी लिखा जा सकता है। एक राष्ट्र, टू लिख देंगे तो टू पीपल्स हो जाएंगे, दो राष्ट्र। अब देखिए इसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल, अगर ए लगाए तो पीपल, टू लगाए तो पीपल्स, एस दिख रहा है, और इस सेंस में पीपल्स, इस टू को उधर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर वाली लाइन है और उधर टू पीपल्स कर ले रहे हैं। यहां लिखेंगे टू पीपल्स। तो आपने क्या सीखा कि पीपल जो वर्ड है इसकी दो मीनिंग हो जाती है, अगर ये मीनिंग में यूज हुआ, किस मीनिंग में, लोगों के सेंस में, तो लोग का मतलब खुद ही प्लूरल है, उस सेंस में ये हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर नॉट पॉसिबल होता है, और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही प्लूरल ही आता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक दूसरी मीनिंग होती है, राष्ट्र होता है, और राष्ट्र के सेंस में ये सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल हो सकता है। सिंगुलर हुआ तो इसके पहले ए का यूज किया जा सकता है, अ पीपल, और प्लूरल हुआ तो वन के आगे टू, थ्री, फोर, टू पीपल्स, थ्री पीपल्स, फोर पीपल्स, यानी कि पीपल को पीपल्स भी लिखा जा सकता है। समझ के कहेंगे सर एक एग्जाम्पल दोनों पे हो जाए तो अच्छा रहता, और ये एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की कि देयर वर मेनी पीपल, अब पीपल लिखेंगे या पीपल्स, तो इसका अर्थ अगर लोग हुआ तो प्लूरल नॉट पॉसिबल, मतलब यस जोड़ नहीं सकते इसमें, मेनी पीपल्स नहीं कर सकते, पीपल ही रहने देंगे। तो देयर वर मेनी पीपल या पीपल्स इन द पार्टी, अब बताएंगे पार्टी में, इन द पार्टी मीन्स पार्टी में, अब पार्टी में ज्यादा लोग थे या ज्यादा राष्ट्र थे, और भाई राष्ट्र कैसे आएंगे पार्टी में, किसी पार्टी में ज्यादा लोग थे, तो यहां पीपल की मीनिंग लोग के सेंस में यूज हुआ है कि देयर वर मेनी पीपल इन द पार्टी, देयर वर मेनी पीपल इन द पार्टी। क्या आप समझ पाए, क्या इसको पीपल्स कर सकते हैं ऐसे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि लोग के सेंस में इसमें एस नहीं जोड़ सकते। आप समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, कि पीपल वर्ड को भी लेकर कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। और एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसकी मीनिंग राष्ट्र से मतलब है। अगर मैं बोलूंगा ऑल द पीपल्स, अब पीपल होगा या पीपल्स, ऑल द को कितनी बार लिख रहे हैं यार, ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया, एशिया महाद्वीप के बारे में आप जानते होंगे, एक महाद्वीप में बहुत सारे राष्ट्र हो सकते हैं, तो ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया मतलब एशिया के सभी जो राष्ट्र हैं। अब यहाँ पे पीपल्स मीन्स राष्ट्र, तो यहाँ पीपल नहीं बोलेंगे, राष्ट्र के सेंस में है, और सभी राष्ट्रों की बात हो रही है तो प्लूरल कर सकते हैं, एस जोड़ सकते हैं, पर यहाँ नहीं जोड़ सकते, यहाँ एस जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एस नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पे राष्ट्र के सेंस में यूज हुआ है। तो ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया वर रेडी, ये सब लोग रेडी हैं क्या करने के लिए, और रेडी टू फेस मतलब सामना करने के लिए रेडी हैं, किस चीज का, किसके अगेंस्ट? तो ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर रेडी टू फेस द वेस्टर्न पावर्स, मतलब पश्चिमी जो है ना उनकी जो पावर्स है, शक्तियां। तो बोलेगे ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया, एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्र वर रेडी टू फेस, सभी लोग सामना करने के लिए रेडी हैं द वेस्टर्न पावर्स की, पश्चिमी ताकत की, पश्चिमी शक्तियों का सामना करने के लिए एशिया के सभी राष्ट्र रेडी हैं। तो यहाँ पे पीपल्स राष्ट्र को बता रहा है, यहाँ पीपल लोगों की बात कर रहा है, यानी कि पीपल इन जनरल, यानी कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब लोगों की बात हो रही है। तो जब पीपल का मीनिंग लोगों के सेंस में, नो प्लूरल,
मतलब प्लूरल नहीं बना सकते इस जोड़ के, खुद ही प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल होता है। और जैसे ये नेशन राष्ट्र हुआ तो इसका सिंगुलर पॉसिबल ए लगा सकते हैं, और पीपल ज्यादा राष्ट्र की बात हुई तो पीपल्स भी लिख सकते हैं, जैसा आपको देखने को मिला। तो आई होप कि आपने यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सीखा, और आई होप कि आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करना ना भूलें, और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ। तब तक आप इसे देखते रहें और एंजॉय करें।